हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम अर्थात एविडेंस एक्ट से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। यह वीडियो पीसीएसजे और एपीओ की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और इसके पहले एविडेंस, आईपीसी, सीआरपीसी, पुलिस एक्ट जैसे विषयों के और भी वीडियो हमारे चैनल विधिकारी पर उपलब्ध हैं। आप उनको वहाँ से हल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का केस किससे संबंधित है? तो दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश का राज्य अन्यत्र उपस्थित का अभिभाषक या प्ली ऑफ एलिबाई से संबंधित है, जिसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है। धारा 11 के अनुसार ऐसे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं वो सुसंगत होंगे यदि वे किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं या वे स्वयं या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व को संभाव्य या असंभव बना देते हैं। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत लोक कल्याण की भावना सर्वोच्च है, यह सूत्र किस धारा से संबंधित है? तो यह सूत्र धारा 123 से संबंधित है। धारा 123 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्य के किसी कार्यकलाप से संबंधित अप्रकाशित अभिलेखों के संबंध में साक्ष्य देने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। नेक्स्ट, साक्ष्य विधि में निम्नलिखित में से कौन शामिल हैं? तो साक्ष्य विधि के अंतर्गत साक्ष्य के विधिक नियम शामिल होते हैं। नेक्स्ट, एक्स वाई के विरुद्ध नुकसानी के लिए जो वाई के कुत्ते द्वारा जिसका हिंसक होना वाई जानता था वाद लाता है, यह तथ्य कि पूर्व में भी वाई के कुत्ते ने ए, बी और सी को काटा था, यह सुसंगत होगा। यह धारा 14 के अंतर्गत सुसंगत होगा। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रूढ़ियों के अस्तित्व के बारे में राय को सुसंगत मानती हैं? तो रूढ़ियों के अस्तित्व के बारे में राय धारा 48 के अंतर्गत सुसंगत होता है। नेक्स्ट, एक्स का विचारण वाई की हत्या के लिए किया जाता है, जो एक गधा से उसकी हत्या के इरादे से उसे मारता है। एक्स के विचारण के समय निम्नलिखित में से कौन सा विवादक तथ्य नहीं है? तो पहला है एक्स का गधा से वाई को मारना, यह विवादक तथ्य है। एक्स का गधा से वाई की मृत्यु कारित करना, यह भी विवादक तथ्य है। एक्स का वाई की मृत्यु करने का आशय, यह भी विवादक तथ्य है। लेकिन एक्स का जेड से बातचीत, यह विवादक तथ्य नहीं है, क्योंकि एक्स का वाई से बातचीत होता तो ये हो सकता था विवादक तथ्य, लेकिन ये तीसरे पर्सन से वो उसकी बातचीत है, तो इसका उसकी हत्या से कोई संबंध नहीं है, इसलिए यह सुसंगत नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से किस धारा में एक ही समव्यवहार का भाग शब्दों का प्रयोग हुआ है? तो एक ही समव्यवहार का भाग अर्थात रेस जेस्टे का जो नियम है, यह धारा 6 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक साक्ष्य नहीं है? तो द्वितीयक साक्ष्य के बारे में प्रावधान धारा 63 के अंतर्गत दिया गया है। इसके अनुसार मूल से यांत्रिक क्रिया द्वारा बनाई गई प्रतिलिपि, यह द्वितीयक साक्ष्य होती है। मूल से बनाई गई या तुलना की गई, यह भी द्वितीयक साक्ष्य है। दस्तावेजों के प्रतिलेख, ये भी द्वितीयक साक्ष्य हैं, लेकिन जो स्वयं शिलालेख होता है यह प्राथमिक साक्ष्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध अनुचित प्रभाव संबंध के अंतर्गत नहीं आता है? अर्थात कि एक व्यक्ति प्रभावशाली स्थिति में होता है और सामने वाले अन्य व्यक्ति के ऊपर वो अनुचित प्रभाव डाल सकता है, तो ऐसा जो डॉक्टर और मरीज का संबंध है, वकील और मुवक्किल का संबंध होता है, मालिक और नौकर का संबंध होता है, लेकिन ग्राहक और दुकानदार का संबंध अनुचित प्रभाव के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि जो दुकानदार है वह अपनी बातों को ग्राहक के ऊपर थोप नहीं सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला है सिद्ध करने का भार, तो यह धारा 101 में बताया गया है। दूसरा है सिद्ध करने का भार किसके ऊपर है? तो इसके बारे में प्रावधान धारा 102 के अंतर्गत किया गया है कि इसके अनुसार किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो कि असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी ओर से कोई साक्ष्य न दिया जाए। और तीसरा है विशेष तथ्य के बारे में सिद्ध करने का भार, तो विशेष तथ्य के बारे में सिद्ध करने का भार धारा 103 के अंतर्गत दिया गया है। और चौथा है ज्ञान में होने वाले तथ्य को साबित करने का भार, ये धारा 106 के अंतर्गत बताया गया है। तो इस प्रकार से 4, 3, 2, 1 तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथन का प्रयोग करते हुए गलत कथन चुनिए। तो पहला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही पर लागू नहीं होती है, यह कथन सही है।
दूसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम न्यायालय द्वारा साक्ष्य लेने के लिए नियुक्त किए गए आयुक्त के समक्ष कार्यवाही पर लागू नहीं होती है। तो दूसरा कथन गलत है, क्योंकि जो व्यक्ति न्यायालय के द्वारा साक्ष्य लेने के लिए नियुक्त किया गया है या सशक्त बनाया गया है तो वहाँ पर साक्ष्य अधिनियम जो है वो लागू होता है। इस प्रकार से दूसरा कथन गलत है। तीसरा है न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ पत्रों पर यह अधिनियम लागू होता है। तो शपथ पत्रों पर साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है, तो इस प्रकार से तीसरा भी गलत है। चौथा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम सभी प्रकार के सेना न्यायालयों के समक्ष होने वाली न्यायिक कार्यवाही पर लागू होता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि धारा 1 में यह बताया गया है कि साक्ष्य अधिनियम जो है ये सेना न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर लागू नहीं होता है। तो इस प्रकार से 2, 3 और 4 गलत है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धाराएं प्लीडर की वृत्तिक संसूचनाओं से संबंधित है? तो प्लीडर की वृत्तिक संसूचनाओं से संबंधित धारा 126 और 127 है। नेक्स्ट, कितने वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट साबित किए जाएंगे यदि उसे किसी अभिरक्षा से पेश किया जाता है जिसे न्यायालय विशेष मामले में समुचित समझता है? तो धारा 90A के अनुसार 5 वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट साबित किए जा सकते हैं। धारा 90A के अनुसार जहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो 5 वर्ष पुराना है या साबित कर दिया जाता है कि उसे किसी अभिरक्षा से पेश किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय यह उपधारणा कर सकेगा कि उसमें किया गया इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर उसी व्यक्ति का इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है जिसके द्वारा वह पेश किया जाता है। नेक्स्ट, साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं करती है? तो धारा 7 के अनुसार ऐसे तथ्य सुसंगत हैं जो कि किसी सुसंगत तथ्य या विवादक तथ्यों के प्रसंग हेतु क्या परिणाम हैं, तो इस प्रकार से इसमें प्रयोजन नहीं आता है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन दस्तावेज शब्द के अंतर्गत नहीं आता है? तो दस्तावेज शब्द के अंतर्गत कोई लेख आता है, मानचित्र आता है, फोटो चित्रण आता है, लेकिन इसमें टेलीफोन वार्ता नहीं आती है। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी को भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 में विशेषज्ञ माना जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय किस केस में दिया था? तो ऐसा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता के केस में दिया गया था। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सुसंगत होते हैं? तो धारा 14 के अंतर्गत कोई मन की दशा दर्शित करने वाले तथ्य, शरीर की दशा दर्शित करने वाले तथ्य तथा शारीरिक संवेदनाओं को दर्शित करने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं। तो इस प्रकार से सभी तथ्य सुसंगत हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा केस मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित है? तो मृत्युकालिक घोषणा जो कि धारा 32 के अंतर्गत प्रावधानित है, इससे संबंधित केस क्वीन बनाम अब्दुल्ला का केस है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सुसंगत हैं? तो धारा 8 के अंतर्गत हेतु, तैयारी और पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती आचरण सुसंगत होते हैं। तो इस प्रकार से उपर्युक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन दहेज हत्या के लिए उपधारणा की पूर्ववर्ती शर्त में नहीं आता है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B के अंतर्गत न्यायालय जो है वह दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा करता है। धारा 113B के अनुसार जबकि प्रश्न यह है कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज हत्या कारित की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, तो वहाँ न्यायालय उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज हत्या कारित की है। तो इसे जो दहेज मृत्यु है उसे IPC की धारा 304B के तहत साबित किया जाना आवश्यक है। तो IPC की धारा 304B के अनुसार जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा उसकी मृत्यु हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के ठीक पहले उसके पति या पति के नातेदारों ने दहेज की किसी मांग के लिए उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहाँ ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा। तो इस प्रकार से जो धारा 304B है इसके अनुसार यदि हम देखते हैं तो यहाँ पीड़िता जो है क्रूरता का शिकार थी और पति या पति के नाते के दारों के द्वारा परेशान की जाती थी। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उपधारणा करेगा ऐसी क्रूरता या परेशानी किसी दहेज की मांग के लिए थी, ये भी सुसंगत है, और ऐसा विवाह के 7 वर्ष के भीतर किया गया था। तो ये तीनों परिस्थितियों में न्यायालय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B के तहत यह उपधारणा करेगा कि वह दहेज हत्या थी, लेकिन पीड़िता का किसी दूसरे पुरुष के साथ अवैध संबंध होना यह दहेज हत्या की उपधारणा के लिए आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार से दूसरा विकल्प सही है।
नेक्स्ट, साक्ष्य को तौला जाए न कि गिना जाए, यह सिद्धांत साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? तो यह सिद्धांत साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 के अंतर्गत दिया गया है। धारा 134 के अनुसार किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशेष संख्या की आवश्यकता नहीं होती है। यदि एक साक्षी भी है और वह सुसंगत साक्ष्य देता है तो केवल एक साक्षी के साक्ष्य के आधार पर भी अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट, वचनात्मक विबंध के सिद्धांत का मूल पाया जाता है। तो वचनात्मक विबंध के सिद्धांत का मूल संविदा विधि में प्रतिफल के नियम के अपवाद के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट, पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का केस किससे संबंधित है? तो पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का केस संस्वीकृति से संबंधित है। इसी केस में पाकला नारायण स्वामी के वाद में जो संस्वीकृति की परिभाषा दी गई थी वही परिभाषा पलविंदर कौर के केस में स्वीकार कर ली गई थी। नेक्स्ट, किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो दोनों में से किसी भी ओर से कोई साक्ष्य न दिए जाने पर असफल हो जाएगा। यह प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? तो इसे धारा 102 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि सह अभियुक्त की संस्वीकृति बहुत कमजोर प्रकृति का साक्ष्य है और इस प्रकार की संस्वीकृति दोष सिद्धि का आधार नहीं हो सकती है? तो सह अभियुक्त की संस्वीकृति पे एक लीडिंग केस है कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य का केस है। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि सह अभियुक्त व्यक्ति का जो साक्ष्य है वह सुसंगत तो हो सकता है लेकिन उसकी संपुष्टि बहुत ज़रूरी है और यह एक कमज़ोर प्रकृति का साक्ष्य है और केवल इसी के आधार पर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है। यह सिद्धांत साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में समाहित है? तो यह सिद्धांत साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 में दिया गया है। धारा 110 के अनुसार जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का स्वामी है जिस पर उसका कब्जा है, तब यह साबित करने का भार कि वह उस वस्तु का स्वामी नहीं है ऐसे व्यक्ति पर होता है जो उसके स्वामित्व से इनकार करता है या जो यह कथन करता है कि ऐसा व्यक्ति उस संपत्ति का स्वामी नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धारा केवल सिविल मामलों से संबंधित है? तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 जो है वो सिविल मामलों से ही संबंधित है, यह आपराधिक मामलों पर लागू नहीं होती है। धारा 23 के अनुसार सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृति सुसंगत नहीं है यदि वह या तो इस अभिव्यक्त शर्त पर की गई हो कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा या ऐसी परिस्थितियों में की गई हो जिससे न्यायालय यह अनुमान लगा सके कि पक्षकार इस बात पर परस्पर सहमत हो गए हैं कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, कोई भी तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है। तो साबित नहीं हुआ का तात्पर्य है ऐसा तथ्य जो कि न तो साबित किया गया हो और न ही ना साबित किया गया हो, अर्थात चौथा विकल्प सही है। और इसकी जो परिभाषा है वो साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत संस्वीकृति गठित करने के लिए यह आवश्यक है कि कथन या तो अपराध को स्वीकार करे या अपराध गठित करने वाले सभी सारवान तथ्यों को स्वीकार करे। यह निर्णय प्रीवी काउंसिल के द्वारा किस केस में दिया गया था? तो ऐसा निर्णय जो है प्रीवी काउंसिल के द्वारा पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर के केस में दिया गया था। पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर के केस में यह निर्णय दिया गया कि ऐसा जो कथन है संस्वीकृति होगा जो कि या तो अपराध के स्पष्ट रूप से स्वीकार कर ले या ऐसे तथ्यों को स्वीकार कर ले जो उस अपराध को गठित करते हैं, लेकिन इसमें मिश्रित कथन अर्थात कथन का कुछ भाग जो कि अभियुक्त को दोष मुक्त करता हो और उसका कुछ भाग उसको दोषी करार देता हो, तो ऐसे कथन को संस्वीकृति के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस केस में यह निर्णय दिया गया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27, धारा 24, 25 और 26 का अपवाद है? तो ऐसा निर्णय इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज्य के केस में दिया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमणि उपाध्याय के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 वैध है, अर्थात इस केस में धारा 27 को अनुच्छेद 14 के आधार पर चुनौती दी गई थी। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस प्रावधान के अंतर्गत वैध विवाह के दौरान उत्पन्न बच्चे की अवस्था को निर्धारित किया जाता है? तो ऐसा प्रावधान साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के अंतर्गत दिया गया है। धारा 112 के अनुसार जबकि किसी बालक का जन्म किसी पुरुष और महिला के वैध विवाह के कायम रहते हुए होता है तो ऐसा जो बालक है वह धर्मज बालक माना जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
तो पहला है वैवाहिक संसूचनाएं, ये धारा 122 में बताई गई हैं। शासकीय संसूचनाओं के बारे में प्रावधान धारा 124 में किया गया है। वृत्तिक संसूचनाओं के बारे में प्रावधान धारा 126 में दिया गया है। और जबकि विधिक सलाहकारों की गोपनीय संसूचनाओं के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 129 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, किसी वकील या अटार्नी के द्वारा एक बैरिस्टर को यह सूचना दी जाती है कि एक महत्वपूर्ण साक्षी डकैत है। साक्षी से यह पूछे जाने का यह एक युक्त आधार है कि क्या वह डकैत है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा का यह दृष्टांत है? तो यह दृष्टांत साक्ष्य अधिनियम की धारा 149 पर आधारित है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो पहला है हस्तलेख विशेषज्ञ की राय। तो हस्तलेख विशेषज्ञ की राय धारा 47 के अंतर्गत प्रावधानित है। दूसरा है एक ऐसे व्यक्ति का कथन जो मर गया है या मिल नहीं सकता है, अर्थात मृत्युकालिक कथन, ये धारा 32 के अंतर्गत सुसंगत है। और आपराधिक मामलों में पूर्वोत्तर अच्छा चरित्र, ये धारा 53 के अंतर्गत सुसंगत होता है। और चौथा है दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक कथन, ये धारा 22 के तहत दिया जाता है। तो इस प्रकार से 2, 3, 4, 1 पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत मानसिक दशा दर्शाने के रूप में वर्णित नहीं है? तो धारा 14 के अंतर्गत मानसिक दशा के अंतर्गत आशय, ज्ञान, उपेक्षा, उतावलापन, सदिच्छा और वैमनस्य आता है, लेकिन इसमें हेतु शामिल नहीं है। नेक्स्ट, बोलने में असमर्थ एक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख कर देता है। तो इस प्रकार से दिया गया साक्ष्य कैसा साक्ष्य माना जाएगा? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 के अनुसार जो ऐसा साक्ष्य है वह मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। धारा 119 के अनुसार कि ऐसा साक्षी जो बोलने में असमर्थ है वह अपना जो साक्ष्य है खुले न्यायालय में लिखकर या संकेतों के द्वारा या अन्य माध्यम से जिससे कि वह उसे बोधगम्य बना सकता है, यदि वह देता है तो उसे मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पुरानी धारा के स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 अर्थात IT एक्ट 2000 के द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी? तो IT एक्ट 2000 के द्वारा धारा 39 को प्रतिस्थापित कर दिया गया था। धारा 39 के अनुसार जबकि कोई कथन किसी बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक या पत्रों या कागज पत्रों की आवली का भाग हो तब उसके उतने भाग का ही साक्ष्य दिया जा सकता है जितना कि उस विशिष्ट मामले में न्यायालय आवश्यक समझता है। नेक्स्ट, न्यायालय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं आता है? तो न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश आते हैं, साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से अधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं, सभी मजिस्ट्रेट आते हैं, लेकिन इसमें मध्यस्थ शामिल नहीं है। नेक्स्ट, सांवल दास बनाम बिहार राज्य का केस किससे संबंधित है? तो सांवल दास बनाम बिहार राज्य का जो केस है यह रेस जेस्टे अर्थात एक ही समव्यवहार के भाग से संबंधित है, जो कि धारा 6 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में यह उपबंध है कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के आधार पर कोई नया विचारण नहीं किया जाएगा? तो ऐसा जो प्रावधान है वो साक्ष्य अधिनियम की धारा 167 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत एक अभियुक्त की संस्वीकृति सह अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत हो सकती है। तो सह अभियुक्त की सुसंगति के बारे में प्रावधान धारा 30 के अंतर्गत किया गया है। इसके अनुसार जबकि दोनों अभियुक्तों का संयुक्त रूप से विचारण किया जाता है तो ऐसी स्थिति में एक अभियुक्त की संस्वीकृति जो कि दूसरे सह अभियुक्त को भी शामिल करती है वह सुसंगत हो सकती है केवल संपोषक साक्ष्य के रूप में। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 57(1) के अंतर्गत न्यायालय को न्यायिक अपेक्षा करनी होती है। तो धारा 57 खंड 1 के अंतर्गत न्यायालय भारत में प्रवृत्त सभी विधियों की न्यायिक अपेक्षा करता है। नेक्स्ट, का अपराध करने के बाद पुलिस अधिकारी के पास जाता है और संस्वीकृति करता है तथा अन्य सूचनाएं देता है तो क को अपराध के लिए आरोपित किया जाता है और ऐसी स्थिति में उसकी जो संस्वीकृति है जो कि उसने पुलिस अधिकारी से की है वह सुसंगत नहीं की जा सकती है क्योंकि वह धारा 25 के अंतर्गत आती है। और साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी संस्वीकृति वह सुसंगत नहीं होगी यदि वह अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा पुलिस अधिकारी से की जाती है। नेक्स्ट, मूक साक्षी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मूक साक्षी अर्थात ऐसा साक्षी कि जो कि बोलने में असमर्थ है, इसके बारे में प्रावधान धारा 119 के अंतर्गत किया गया है। धारा 119 के अनुसार एक मूक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिखकर दे सकता है, ये सही है।
एक मूक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में संकेतों द्वारा दे सकता है, ये भी सही है। एक मूक साक्षी किसी ऐसे साक्ष्य दे सकता है जिससे वह बोधगम्य बना सकता है, तो ये भी सही है। और तीसरा है, एक मूक साक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष लिख कर दिया गया साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्य समझा जाएगा, तो यह गलत है, क्योंकि जब कोई मूक साक्षी खुले न्यायालय में संकेतों के द्वारा लिखकर या अन्य माध्यम से कोई साक्ष्य देता है तो उसे मौखिक साक्ष्य माना जाता है, न कि दस्तावेजी साक्ष्य। नेक्स्ट, अ के द्वारा ब की हत्या के लिए एक विचारण में कौन सा तथ्य सुसंगत नहीं है? तो हत्या के विचारण में यह तथ्य कि ब की हत्या के तुरंत बाद अ फरार हो जाता है, यह सुसंगत है। हत्या के पूर्व अ और ब को एक साथ देखा गया था, ये भी सुसंगत है। अ ने ब से 50,000 रुपये उधार लिए थे, तो ये भी तथ्य सुसंगत है। चौथा है, अ उस दिन मुंबई में था जबकि ब की हत्या चेन्नई में की गई थी, तो ऐसा जो तथ्य है वो सुसंगत नहीं होगा, क्योंकि यह धारा 11 के अंतर्गत आता है। धारा 11 के अनुसार कोई भी ऐसा तथ्य जो कि अन्यथा सुसंगत नहीं है वह सुसंगत होगा यदि वे किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं, या वे स्वयं या अन्य तथ्यों के संसर्ग से किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व को अत्यंत संभाव्य या असंभव बना देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हत्या के मामले में जबकि वह हत्या मुंबई में की गई है और ब जो है चेन्नई में है, तो इस प्रकार से ब के द्वारा अ की हत्या असंभव हो जाती है और यह धारा 11 के अंतर्गत सुसंगत है। नेक्स्ट, कोई प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है, तो इस प्रकार के प्रश्न को सूचक प्रश्न कहा जाता है और सूचक प्रश्न के बारे में प्रावधान साक्ष्य अधिनियम की धारा 141 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 146(3) के परंतु के अधीन बलात्कार के अभियोजन में पीड़िता की प्रतिरक्षा में उसके साधारण अनैतिक चरित्र से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो यह गलत है। न्यायालय की अनुमति से उसके साधारण अनैतिक चरित्र के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, ये भी गलत है। उसके साधारण अनैतिक चरित्र के बारे में प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, तो यह कथन सही है। नेक्स्ट, प्रति परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चरित्र का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रति परीक्षा की जा सकती है, ये सही है। दूसरा है, प्रति परीक्षा में सूचक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, तो यह गलत है, क्योंकि सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए बुलाए गए व्यक्ति की प्रति परीक्षा की जा सकती है, तो ऐसी प्रति परीक्षा केवल तभी की जाएगी जबकि उस व्यक्ति को साक्षी के रूप में बुलाया जाता है। और चौथा है, किसी साक्षी की उसके द्वारा पूर्व में किए गए लिखित कथनों के बारे में प्रति परीक्षा नहीं की जा सकती, तो ये भी कथन गलत है, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अनुसार पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रति परीक्षा की जा सकती है। तो इस प्रकार से पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट, साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 के अधीन साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार यह लगातार बदलता रहता है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितनी धाराएं और अध्याय हैं? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत 167 धाराएं और 11 अध्याय हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में हमने साक्ष्य अधिनियम के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को हल किया है और यह इस क्रम में लगभग छठा वीडियो है जो कि साक्ष्य अधिनियम पर आधारित है और इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत उपयोगी साबित होगा और यदि हमारा वीडियो आपकी तैयारी में सहायक साबित हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम जैसे ही और वीडियो अपलोड करें आपको इसकी सूचना मिल जाए। धन्यवाद।